महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की तारीख का भी ऐलान हो गया। इतना जरूर हुआ कि 10 स्थानों पर उपचुनाव होना था, पहले प्रस्तावित था, और उसमें केवल अब 9 पर होगा। एक स्थान, एक सीट मिल्कीपुर को छोड़ा गया है और उसके पीछे चुनाव आयोग का तर्क है कि मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, यानी अवधेश प्रसाद जो मौजूदा सांसद हैं फैजाबाद से, समाजवादी पार्टी के नेता, वो जीते थे और बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। तो बीजेपी के उम्मीदवार ने अवधेश प्रसाद के विजय के विरुद्ध उनके एक शपथ पत्र में गलत जानकारी है ऐसा आरोप लगा के अदालत में मुकदमा दायर किया हुआ है। तो चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में चुनाव फिलहाल न कराए जाने का फैसला किया। लेकिन 9 स्थानों पर चुनाव होगा। उसमें करहल भी है, उसमें कुंदरकी भी है, उसमें कटहेरी भी है, उसमें मजमा भी है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज गई। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले ये एक छोटा सैंपल सर्वे मान लीजिए इसको, रेफरेंडम। विधानसभा चुनाव ये बाई इलेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में वह प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जिसकी उसको उम्मीद थी या उसके समर्थकों को उम्मीद थी। और ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में वैसा प्रदर्शन किया जो उसके इतिहास का अब तक का सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रदर्शन है। तो भाजपा और सपा दोनों के लिए ये अवसर बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक को अपनी प्रतिष्ठा वापस पानी है और एक को मिली हुई नई प्रतिष्ठा को बचाना है, सुरक्षित रखना है। और इसी के बीच में बहराइच खड़ा है, जहां रविवार को हिंसा हुई। एक 22 साल के नौजवान की नृशंसता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक, पैशाचिक ढंग से हत्या कर दी गई। उसके नाखून प्लास से खींच लिए गए रामगोपाल के, और उसके बाद उसकी देह में कोई कह रहा 14, कोई कह रहा 20 गोली मारी गई। 6 ही 6। आज उस पीड़ित परिवार से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मिले। रामगोपाल की मां, पिता और पत्नी तीनों से सरकार ने अपनी तरफ से कई घोषणाएं की है। पत्नी को नौकरी मिलेगी, 10 लाख रुपया मिलेगा, आयुष्मान कार्ड मिलेगा, घर मिलेगा, तमाम घोषणाएं हैं। लेकिन इन घोषणाओं से आगे भी बहराइच के कुछ सवाल हैं। रामगोपाल के हत्यारों को दंड कब मिलेगा? जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, सलमान से लेके और जो है, उनमें से अभी कोई पकड़ा नहीं गया। मुख्य अभियुक्त फरार है, कहा जा रहा नेपाल भाग गया। रामगोपाल का परिवार कह रहा हमको न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं। रामगोपाल की पत्नी को सुनिए, वो कहती हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। हमारे पति की ऐसी हत्या क्यों हुई? योगी जी ने भरोसा दिलाया है कि हम न्याय करेंगे, सरकार न्याय करेगी। और कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े हुए बहराइच से। कुछ समय पहले तक ये बहराइच का इलाका भेड़िया के आतंक से परेशान था। लेकिन इस बार जिस ढंग से रामगोपाल की हत्या की गई, बर्बरता से लगा कि नहीं, वो जो भेड़िया वन विभाग ने पकड़ लिए थे पिंजरे में, वो दूसरे भेड़िया थे। ये असली भेड़िया तो यहां घूम रहे हैं अभी बहराइच में। प्लास से नाखून खींचकर 20 गोली मारना किसी के, इसमें आप देखिए पैशाचिकता का पुट कितना है। बहराइच ये वही इलाका है जहां मोहम्मद गजनी का भांजा सालार गाजी तमाम इलाकों से विजय करते हुए आया था। लेकिन जब उसके पांव बहराइच में पड़े तो महाराजा सुहेल देव ने न केवल उसको पराजित किया, उसको मौत के घाट उतार दिया। ये वही सालार गाजी है जो सोमनाथ में
महादेव के मंदिर के ध्वस्तीकरण के लिए सबसे प्रमुख खलनायक था उसमें। ये बहराइच की जमीन वो जमीन थी कि जहां सालार गाजी को मार कर विजय हासिल की थी महाराजा सुहेल देव ने। उस बहराइच की आज क्या हालत हो गई, क्या दशा बन गई। अब चूंकि लोकसभा 9 उपचुनाव है तो स्वाभाविक है बहराइच की आंच उपचुनाव पर भी पड़ेगी, ये तय है। ध्रुवीकरण भी होगा एक सीमा तक, क्योंकि बहराइच की घटना बड़ी है और आई ओपनर है, आग खोलने वाली है। इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, ये समझना है, उस तासीर को नापना है, परखना है। लेकिन असर पड़ेगा इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे साथियों ने इस सब प्रसंग पर एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराया, फिर बहस में चला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए विवाद के बाद महसी और आसपास के इलाकों में अभी भी तनाव की तासीर है। हालांकि पुलिस, पीएसी और आरएएफ की कई कंपनियां हालात को काबू करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। वहीं योगी सरकार भी सख्त कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है। बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुलाकात के दौरान हमें जो कहना था हमने उनसे कहा। क्या कहा? यही कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा? कैसी जैसा काम उन्होंने किया वैसी सजा चाहिए उनको। एनकाउंटर? बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए। और घर पे बुलडोजर वगैरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहराइच का जो घटना है सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई खड़ंत्र तो नहीं है, उस पहलू की जांच की जा रही है। जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है उसकी भी जांच हो रही है। वहीं बहराइच की हिंसा की आग में राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। विपक्ष इस टेंशन का चुनावी कनेक्शन दिखा रहा है। मायावती ने जहां सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सपा कांग्रेस का सीधा आरोप है कि यूपी में उपचुनाव है, इसलिए ये सारा तनाव है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज है कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। बहराइच के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, अगर प्रशासन, सरकार जागृत रहती, जान रही है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था। सारी व्यवस्था करते। मैं समझता हूं कि आज बहराइच नहीं जलता, दंगा नहीं होता। चुनाव को लेकर के भी आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल के लड़ेंगे, 10 की 10 हराएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव में अपने अपने दाव पहले से ही चले जा रहे थे। बहराइच के तनाव में ये नया एंगल आ गया है। चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है। बहरहाल बहराइच में हिंसा, मौत, आगजनी और बवाल ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तनाव में उपचुनाव ने और तासीर को गरमा दिया है। वहीं विपक्ष लगातार इसे उपचुनाव से ही जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बहराइच के तनाव में कौन चल रहा है चुनावी दांव, सरकार या विपक्ष। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे जख्मों पर सियासत क्यों? 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव वोट होगा बाई इलेक्शन के तहत, और 23 को सारे चुनाव परिणाम 23 को आएंगे, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, और देश में जितने भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं सबका परिणाम एक दिन 23 नवंबर। और इस सब के बीच में खड़ा है बहराइच।
मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्ति जी का स्वागत है। नसीम खान हैं, कांग्रेस के नेता, नसीम जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का स्वागत। मनीष अग्रवाल जी, इतवार को बहराइच में बर्बरता हुई, सोमवार को बहराइच जला, मंगल को पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिला और मंगल को ही बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, मिल्कीपुर छोड़ के बाकी सब 9 जगह। कैसे देख रहे हैं इन सब स्थितियों को? देखिए अमिताभ जी, इस परिप्रेक्ष्य को ऐसे देखना चाहिए कि अगर चुनाव इसका परिमाप होता तो क्या और शोभा यात्राएं जहां पे पथराव हो रहा है वहां पे भी चुनाव है? क्या बंगाल में भी चुनाव है? ऐसा नहीं है बंगाल में चुनाव है। तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य से विपक्ष को इसको नहीं देखना चाहिए। ये एक सुनियोजित प्लान घटना हमें लगती है, क्योंकि आप देखिए जब किसी पे हमला होता है, हमला होना ठीक है, रेस की भावना नहीं है। आज आप समाचार पत्रों में देखिए नाखून निकाल लिए गए उसके, ये एक सुनियोजित कार्रवाई लगती है, ये नृशंस हत्या लगती है। तो ये चीजें जो है ये समाज के लिए खतरनाक है। पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इससे जुड़ के एक साथ आना चाहिए और एक साथ इन चीजों की भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष जो है वो पुलिस की कमी निकाल रहा है। पुलिस प्रशासन सबका फेलियर है, हम सब इस चीज को जानते हैं। सब पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या पीड़ित के पास कोई विपक्ष के आदमी ने संवेदना व्यक्त करी? क्या वो उनसे मिलने गए? क्या उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश करी? उनके आंसू पोंछने की कोशिश करी? उनके घाव भरने की कोशिश करी? समाज में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये पक्ष की लड़ाई है या विपक्ष की लड़ाई है। ये हम सब जनों की लड़ाई है। हमें इन चीजों से निकल के आना है कि इस तरीके की घटनाएं समाज में ना हो, कोई वैमनस्य ना फैले। समाज में इस तरीके की चीजों को रोकने का काम जितना पुलिस प्रशासन का उतना हम सब का भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में है। ठीक है मनीष भाई। कीर्तिनिधि जी, ये बात क्यों कही अखिलेश जी ने कि चुनाव है इसलिए तनाव है? देश में बहुत जगह, एक मिनट कंप्लीट करते सवाल फिर आप आराम से। देश में बहुत जगह प्रतिमा विसर्जन पर हवा पत्थर चले हैं और वहां चुनाव नहीं है। बिहार में कोई चुनाव नहीं है, वहां भी पत्थर चले। बंगाल में कोई चुनाव नहीं है, वहां भी पत्थर चले। ये एक स्वीपिंग रिमार्क होता है ना कि भाई झाड़ू से लगा दी, बोले चुनाव है इसलिए तनाव है। यानी अब वो जो उसमें मुद्दे थे वो सब खत्म हो गए कि किसी नौजवान की जिसका नाम राम गोपाल है उसके प्लास से नाखून हाथ और पैर के खींच लिए, जिसकी जरासी देह में 20 गोलियां उतार दी गई। ये सब विषय बेकार हो गए। बोले क्यों? बोले चुनाव है इसलिए। ये इतनी गंभीर घटना को, इतनी अलार्मिंग स्थिति को बहुत हल्का नहीं कर दिया गया कीर्ति भाई कि चुनाव है इसलिए तनाव है, नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं। इस टाइप का जो एक एटीट्यूड है। देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से बहराइच की घटना हुई जी, बहराइच की घटना का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। जो घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात जरूर है कि दुर्गा पूजा का वक्त था, प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहना चाहिए था। और स्टार्टिंग में जो रिपोर्टिंग तमाम जगहों से कलेक्ट है हम लोगों के पास था, उसमें अगर पुलिस थोड़ी सी मुस्तैद हुई होती तो शायद ये स्थिति बहराइच के अंदर नहीं पैदा हो पाती जो स्थिति बनी। पुलिस की लापरवाही, प्रशासनिक चूक और जो बात कही जा रही कि पहले से तैयारी थी, अगर पहले से तैयारी थी तो एलआईओ की चूक, तमाम इंटेलिजेंस जो संस्थाएं हमारी सरकारी उनकी चूक, और कहीं के उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना बहराइच के अंदर हुई है। हमारी पूरी संवेदना रामगोपाल जी के परिवार के साथ, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहराइच में शांति हो, जिसकी अपील हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस के माध्यम से भी किया। लोगों से अपील किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जनसभाओं में जो बात कर रहे हैं, बटोंगे तो कटेंगे, और लगातार जो पीडीए की ताकत दिखी लोकसभा चुनाव में, ये पीडीए की ताकत को बांटने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और कहीं न कहीं इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते
कि सरकार भी इस तरीके की साजिश में कहीं न कहीं शामिल है। और जो बात मनीष जी कर रहे थे, विपक्ष के लोग मिलने की बात प्रयास नहीं किए, उनके परिवार के साथ संवेदना नहीं व्यक्त किए। मुख्यमंत्री तो बुला के मिल सकते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग तभी मिल सकते हैं जब वहां जाने की अनुमति मिलेगी। जब हमें जेपीएनआईसी जाने की अनुमति नहीं है, तो बहराइच जाने की अनुमति कहां मिलने वाली है? इसलिए विपक्ष की संवेदना भी उस परिवार के साथ है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरीका कृत्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जो पुलिस अफसर, प्रशासनिक अफसर की चूक है, उन बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल चौकी इंचार्ज और कोतवाल से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ठीक है, कीर्ति भाई अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, दोबारा में आते रुकना होगा। तर्क ऐसा होना चाहिए जो सब जगह फिट बैठे। तर्क विकलांग हो जाए तो बात लटक जाए, गड़बड़ हो जाती। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां ममता जी ने खुद पत्थर फेंकवा दिए। अगर एक ही थ्योरी हम लागू कर दें तो वहां ममता जी ने खुद कहा कि नहीं, थोड़ा बवाल कर दो। ममता जी तो आप ही की है, आप ही की गठबंधन की शीर्ष नेता है। ये बातें ठीक नहीं। और एक बात कही जाती है कि शांति होनी चाहिए। नसीम भाई आ रहा हूं बात कि शांति होनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव कहता है कि जलती हुई आग पर रेशमी कालीन डाल के शांति नहीं खरीदी जा सकती। शांति के लिए आग बुझनी चाहिए, और आग बुझेगी तब जब आग से पैदा हुए सवालों को जवाब मिलेगा, तब आग बुझती है। यूं ही नहीं बुझती आग। कहना बहुत सरल है। इतनी बर्बरता, इतनी नृशंसता जो हो गई, उसका कोई पुरसन हल होगा कि नहीं होगा? बोलो शांति रखो। इसीलिए मैंने कहा सवाल बड़े हैं। कीर्ति भाई ने कहा कि हम लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी हम शासन प्रशासन से कहेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहराइच जाना चाहे राम गोपाल मिश्रा के परिवार को सांत्वना देने, तो उनको जाने दिया जाना चाहिए। ऐसी अगर सपा इच्छा जताए तो उनको जाने देना चाहिए, और अजय राय जी इच्छा जताए तो उनको भी जाने देना चाहिए। और नहीं तो कम से कम वहां के जो भी विधायक और नेता हो पार्टी के, वो तो जाहिर हो ही आए, कुछ तो दिखाई दे। खैर, नसीम भाई, दुर्गा पूजा का माहौल था, इसलिए पुलिस फोर्स, आर्मी सब लगा देनी चाहिए थी। ये भाव क्यों? दुर्गा पूजा का है, दुर्गा यात्रा है, जो प्रतिमा विसर्जन की यात्रा है, इसमें इतनी तनाव, इतनी उत्तेजना क्यों हो? ये सहज रूप से क्यों नहीं निकल सकती? बोले नहीं, उधर से निकलेगी तो बवाल हो जाएगा, इसलिए आर्मी भी उतार दो। ये हिंदुस्तान के माथे पर कितना बड़ा कलंक है कि हिंदुस्तान में प्रतिमा विसर्जन की यात्रा पत्थर खा रही है। नसीम खान, देखिए अग्निहोत्री जी, स्पष्ट रूप से मैं एक बात आपके यहाँ कहना चाहता हूँ कि देश में और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और हम 2017 से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, और 2014 से, कि देश में जितने उपद्रवी और दंगाई हैं वो सब या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, या जेलों में चले गए, या आसमान में ऊपर चले गए। और ठोकने पीटने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं, खासकर मैं इसमें चुनाव को जोड़ करके नहीं देखना चाहता, लेकिन पिछले कुछ समय से हम यहाँ देख रहे हैं प्रदेश के अंदर बहुत भयावह डरावना माहौल। जगह जगह जुलूस, दंगे, मारपीट। अभी एक हमारे भाई को बहराइच में मारा गया। ये किसने मारा, कौन मारा, क्यों मारा, इस पे नहीं जाना चाहता। सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में किसने मारा, क्यों मारा, इसी पे तो जाना चाहिए। आप गजब कर रहे हो। आप इस पे नहीं जाना चाहता किसने मारा, क्यों मारा। गजब कर रहे हो भैया, कुछ तो समझो। योगी, मैं उसी पा रहा हूँ, योगी जी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, चुनाव है, चुनाव में फायदा लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अभी गाजियाबाद में दंगा हुआ। नसीम बाबू, गाजियाबाद में लाठीचार्ज, एक मिनट रुको, एक मिनट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस बात का फायदा लेने के लिए वहां पत्थरबाजी हुई? ममता जी का हाथ माने उसमें? देखिए, मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं कि कहीं भी हो रहा है
किसी भी तरीके से हो रहा है। सरकार करा का रही पुलिस है। का फेलियर है। सरकार करा रही है, तो फिर ममता बनर्जी का प्रशासन फेल है, ये बोलो। मैं अमिताभ जी आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो बहराइच के अंदर आज मृतक की माता और पिता मिले हैं, उन्होंने योगी जी से मिलने से पहले कहा है कि पुलिस की लापरवाही से हुआ। पुलिस की लापरवाही का मतलब पुलिस की पीठ योगी जी थपथपाते हैं और ये कहते हैं पुलिस सही काम कर रही है, पुलिस सीधा यमराज से मुकाबला करा रही है अपराधियों का। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कमी जो बताई जा रही है वो सीधा सीधा योगी जी की सरकार की कमी है। और चुनाव 2022 में कानपुर में दंगे हुए, योगी जी तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कहीं दंगा ही नहीं हुआ। जब से मैं आया हूं कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई दंगा नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन फिर लगातार ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है? ठीक है चाहे नसीम हाथरस के अंदर भाई, हो, चाहे सोनभद्र के अंदर रुकना हो, होगा चाहे नसीम कानपुर बाबू, के अंदर रुकना हो, होगा चाहे आप नसीम भाई, अभी रुकना होगा। भारत की दिक्कत यही है, बोले पत्थर वाले हाथ कौन से हैं, बोले मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बोले प्लास खींच से नाखून खींचने वाले कौन लोग हैं, बोले मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बोले इसको मारा क्यों, बोले हम इसमें भी नहीं जाना चाहते। बोले घरों में पत्थर एसिड बम क्यों इकट्ठे थे छत पर, बोले हम इसमें भी नहीं जाना चाहते। बोले किस में जाना चाहते, बोले इसमें जाना चाहते। योगी मुख्यमंत्री क्यों है? ये कोई तर्क हुआ क्या? ये कोई तर्क हुआ क्या? मुख्यमंत्री तो जनता बनाती भैया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तो है ना। और नसीम बाबू एक बात और भी समझिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री पुलिस को 365 दिन के लिए सर्टिफिकेट जारी कर देता हो, कभी नहीं होता। योगी जी ने भी नहीं किया। मैं 10 घटनाएं ऐसे बता दूं जहां उन्होंने पुलिस से नाराजगी जताई। मुझे याद है आजमगढ़ में एक घटना घटी थी, मोटरसाइकिल से लड़के जा रहे थे, बच्ची साइकिल से जा रही थी, उसका दुपट्टा खींचा, वो बच्ची गिरी, उसके ऊपर ट्रक निकल गया। मुख्यमंत्री ने बहुत तीखा रुख अपना अख्तियार किया था और वहां के एसपी को कहा था कि हम तुम्हारी आरती उतारें क्या। तब 24 घंटे के भीतर उसका इलाज हुआ। वो जो 3 मनबड़ अपराधी थे, तीनों स्थायी रूप से विकलांग हो गए। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है कि हमेशा ठीक बात कर रही पुलिस? नहीं ना, पुलिस की कमियां निश्चित तौर पर उठाई जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस अगर निकालना है तो पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी सब क्यों लगानी पड़े? गाते बजाते नहीं निकल सकता। बोले मुस्लिम इलाके से जाती है। ये मुस्लिम इलाका क्या होता, मैंने कल भी सवाल किया था नसीम बाबू। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? इलाका भारत का है। और जो लोग ऐसी धृष्टता कर रहे हैं कि मुस्लिम इलाका बांट रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए फिर हिंदू इलाका बांटेगा तब क्या करोगे? तब कहां जाओगे? आपके 100 इलाके हो गए, 900 इलाके तो फिर हिंदू के हो जाएंगे, तब 1900 में रहोगे। ये प्रश्न है। मैं हैरान हुआ कि 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी जिसने 45 साल देश पर राज किया, वो पार्टी कह रही है हम इस बात में नहीं जानना चाहते किसने मारा, क्यों मारा। लो, विवाद ही इस बात का है कि क्यों मारा। खैर, प्रशांत पटेल जी, चुनाव भी आ गया और बहराइच के सवाल भी जस की तस खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं पार्टी? देखिए अमिताभ जी, चुनाव तो एक अलग विषय है, चुनाव चलता रहता है देश में, लेकिन जो बहराइच की घटना को कोई राजनीतिक या चुनाव से या भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं है। पिछले कई सालों से अमिताभ जी आप देख रहे होंगे, चाहे रामनवमी हो, दुर्गा विसर्जन हो, हनुमान जयंती हो, वाल्मीकि जयंती हो, कोई भी त्योहार हो हिंदुओं का, वहां पे चाहे उनका जुलूस निकलता हो या अपना शांतिपूर्ण तरीके से कहीं मना रहे हो, कोई ऐसा हिंदुओं का त्योहार नहीं है जिसमें मुसलमानों द्वारा हमला न किया जा रहा हो, मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी न की जा रही हो। ये अक्रॉस भारत में होता है। भारत के सभी राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, कुछ राज्यों में सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी हमला हो रहा है। अभी नसीब भाई, अभी रुकना, अभी मौलाना चुप हो जाए यार, जी आतंकवादी की तरह बात मत करो। तो देश में जहां जहां हिंदुओं का त्योहार है, जितने हिंदुओं के चाहे जुलूस विसर्जन हो रहा हो, सब जगह मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है। उन चीजों को व्हाइट वॉश करने के लिए राजनीति, चुनाव, योगी, भाजपा इन सब की बात की जा रही है।
अभी 4 दिन पहले हैदराबाद में बेगम बाजार थाने में दुर्गा पूजा का पंडाल था, वहां तो डीजे भी नहीं बज रहा था, कोई विसर्जन भी नहीं हो रहा था, आसपास कोई मस्जिद भी नहीं थी, वहां मुसलमानों ने घुस के दुर्गा जी की मूर्ति तोड़ दी। तेलंगाना में तो भाजपा सत्ता में क्या विपक्ष भी नहीं है, आज तक कभी विपक्ष में नहीं आई है, तो वहां भी कौन से न वहां कोई चुनाव है, चुनाव तो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, 1 साल से कम समय हुआ है। लेकिन बात यह कि मेन जो कारण है मुसलमान है, उसकी बात नहीं कोई करेगा। अभी ईद उल मिलाद का जुलूस पूरे देश में निकला, आप मुझे बता दीजिए कहीं पर एक पत्थर फेंका गया, कंकड़ भी फेंका गया, बता दीजिए। मुहर्रम का जुलूस तलवार लेके पूरे देश में निकलता है, हर शहर हर जिले में, क्या कभी आपने सुना किसी हिंदू ने कंकड़ पत्थर फेंका हो? पवित्र हज के लिए पूरे देश से मुसलमान जाते हैं, शहर शहर से जाते हैं, बसें निकलती हैं, आज तक किसी ने सुना कि किसी ने कंकड़ पत्थर फेंका हो, कोई उनका सड़क रोकी हो, किसी को कुछ अपशब्द बोला हो? दिल्ली से भी जाते हैं, मुंबई से भी जाते हैं, अन्य शहरों से जाते हैं, और मैं इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, इलाके तो किसी के होते नहीं संवैधानिक तौर पे, इसी जो सेकुलर सड़कें हैं सबके उससे होकर के जाते हैं। लेकिन हिंदू त्योहारों पे, हिंदू विसर्जन पे हमले हो रहे हैं, लेकिन बात वहां राजनीति आ जाएगी। पहले क्या होता था, खाली अमरनाथ यात्रा पे हमले होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, सुरक्षा बलों के उसमें आज करानी पड़ती थी यात्रा। आज तो कोई ऐसा त्योहार ही नहीं बचा हिंदुओं का कि जो बिना सुरक्षा के हो जाए। क्या अजमेर शरीफ में कभी पुलिस लगानी पड़ती है? हाजी अली में कभी पुलिस लगानी पड़ती है क्या? खाली हिंदू त्योहारों में, हिंदू बड़े मंदिरों में आज केवल हम लोग जो हैं आज ये कहते हैं कि मुसलमान खतरे में। आज हर हिंदू अपना स्वेच्छा से, सार्वजनिक रूप से, स्वतंत्र रूप से हिंदू त्योहार नहीं मना सकता है। हम लोग डरते हैं कि कब जुलूस हो, कब बम फेंक दे, कब गोली मार दें। बहराइच में कोई ये नहीं बता रहा कि जब वहां पे जुलूस निकल रहा था तो वहां से पत्थरबाजी की के दुर्गा जी की हाथ टूट गया, तब वहां पे हिंदू आक्रोशित हुए, कह रहे हैं झंडा लहरा दिया। झंडा लहरा दिया तो कोई मर्डर कर दिया किसी का? कल ही कानपुर में, रावतपुर में मुसलमानों का एक जुलूस निकला तो उन्होंने एक मंदिर के सामने एक व्यक्ति ने, अब्दुल कासिम नाम के व्यक्ति ने इस्लामिक झंडा लहराया। हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा, केवल पुलिस में शिकायत की, उसको गिरफ्तार कराया, गोली नहीं मारी, ना तो पत्थर मारा, ना उसको थप्पड़ मारा। अभी चामुंडा देवी के मंदिर में अमरोहा में पिछले महीने, वहां भी मंदिर पर जाकर के मुसलमानों ने हरा झंडा फहरा दिया, हिंदू ने कोई हिंसा नहीं की। वहां पे गए, थाने में प्रदर्शन किया, बोले इसको गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ तो हमने मंदिर में झंडे लहरा दिए, और यहाँ मुसलमानों ने, एक यहाँ लड़के ने उसको खाली घर पे लहराया, ठीक है उसने गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन क्या किसी के अपराध के क्या उसको गोली मार दोगे? उसको नाखून खींच लोगे? उसको हलाल करके मारा गया मुसलमानों द्वारा। और ये जो आतंकी है सलमान और जो अब्दुल हमीद, इनका इनकाउंटर होगा। फिर मत चिल्लाना धर्म, ये सब बोल रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं है, फिर मत बचाने आना, फिर बुर्का फाड़ने मत आना। ये जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था, अब कानून व्यवस्था दिखेगी, फिर मत रोना। मनीष जी, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी निष्कंटक होके, निर्भय होके, निश्चिंत होके अपने धार्मिक पर्व और त्योहार क्यों नहीं मना सकती? दुनिया के किसी मुल्क में सेकुलर, कुछ ही मुल्क नॉन सेकुलर है, बाकी तो दुनिया सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। क्या कहीं आपने सुना ऐसा है कि अमेरिका में क्रिश्चियंस को कोई समस्या है? अफगानिस्तान या मुस्लिम देशों में मुसलमानों को कोई समस्या है? नहीं। चाहे ईद 1 दिन मनाओ, चाहे 6 दिन मनाओ, चाहे जैसे मनाओ, नहीं। चाहे बकरा काटो, चाहे कुछ काटो, ये भारत में ही है। मैंने इतवार से लेकर आज तक दुनिया भर पर निगाह दौड़ाने की कोशिश की कि किसी भी राष्ट्र में बहुसंख्यक आबादी को अपने धार्मिक क्रियाकलाप उत्साहपूर्वक मनाने, संपन्न करने पर कहीं कोई भय नहीं है। ये भारत में क्यों है? हर आदमी कहता भाई साहब जब पता था कि दशहरा है तो आर्मी लगा देते। अरे गजब बात है। मनीष जी, अमिताभ जी, ये भारत में इसलिए है क्योंकि आप देखिए दोनों विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे मेरे बाद ये फिर बोलेंगे, ये अपराधी का नाम नहीं लेंगे पूरी डिबेट में। अपराधी किस जात से है ये नहीं बोलेंगे, पीड़ित का नाम लेंगे, यात्रा का नाम लेंगे, क्योंकि ये एक वर्ग को वोट के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भारत की संवैधानिक मुश्किल यही है। आप देखिए हमास में कुछ होता है, इजराइल ईरान की लड़ाई होती है, उसका प्रदर्शन लखनऊ में होता है कि वहां पे ये गलत हो रहा है, हम लोग उसके साथ हैं, उसका भी सरकार विरोध नहीं करती, उस पर भी ईंटे पत्थर नहीं चलाए जाते।
ये उसका भी प्रदर्शन करते हैं। उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष आके ये नहीं कहता कि ये भारत में प्रदर्शन क्यों हो रहा है। ये चीजें भारत के नागरिकों को इजराइल जैसे देश से सीखनी पड़ेंगी, जहां विपक्ष का नेता भी आके ये कहता है कि अगर देश के नागरिकों पे संकट है तो हम नागरिकों के साथ हैं, देश के साथ हैं, इसके बाद बाकी दुनिया के साथ जाएंगे। ये चीजें भारत में नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे आरोप लग रहा है कि ये दंगे उन्होंने कराए, तो क्या पहले मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे वो उस समय की सत्ताधारी पार्टी ने कराए थे? नहीं, कोई भी पार्टी दंगा नहीं कराना चाहती, क्योंकि सब नागरिक उन्हें वोट देते हैं, सारी जनता उनकी है। लेकिन अपने फायदे और नुकसान के लिए लोग उनका बाइफरकेशन करते हैं, इसलिए समाज में ये समस्या आ रही है। इसीलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कटोगे तो बटोगे। उनका मतलब ये नहीं था कि आप किसी से जाके लड़ो, लेकिन अगर आप संगठित नहीं हो तो आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। हमारे त्योहारों पे, हिंदुओं के त्योहारों पे आर्मी बुलानी पड़ती है। क्यों बुलानी पड़ती है? क्यों लोग ये कहते हैं ये मुस्लिम क्षेत्र है? मुस्लिम क्षेत्र कैसे होता है? हिंदू क्षेत्र कैसे होता है? कहाँ ये लिखा है संविधान में कि आप मस्जिद के बाहर गाना नहीं बजा सकते? आप हिंदुस्तान के बाहर जाइए, सब मस्जिदों के बाहर गाना बजता है, वहाँ कोई मनाही नहीं है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैंने ट्विटर पे देखा था कि एक्स पे देखा था कि इनकी पार्टी ने वो झंडा बदलने वाला, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने वो वीडियो ट्वीट करा था। क्यों ट्वीट करते हो भाई आप ऐसी चीजें? कानून उस पर एक्शन लेगा, कानून में जहां समस्या होगी कानून उसको देखेगा। लेकिन जब आप एक ही पक्ष को बोलोगे, पीड़ित को ही बोलोगे, जो मुलजिम है उनको नहीं बोलोगे, तो ये समस्या समाज में बनी रहेगी और इसका कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि जैसे आगे चलेगी ये विकट हो जाएगी। आप देखिए सर तन से जुदा वाले नारे लगते हैं, वो कौन लगाता है? क्यों लगाते हो आप भाई हमारे देश में ऐसे नारे? और उसके बाद उस पर रिपरकशंस भी होते हैं, उस पर घटनाएं भी होती है। क्या कोई विपक्ष उसका खंडन करता है? ठीक है मनीष बाबू, रुकना होगा। कीर्तिनिधि जी, विषय वही है, दुनिया के किसी मुल्क में वहां की बहुसंख्यक आबादी के अपने धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कहीं कोई संकट नहीं। अमीर हो देश, गरीब हो, कैसा भी हो। क्या ये केवल पूरे अखिल विश्व में भारत है जहां सांस यहां अटकी रहती है? बोले ना बहराइच में उस इलाके से जुलूस जाएगा तो फिर समझ लो, क्या तेलंगाना में पंडाल लगेगा तो समझ लो, बंगाल में होगा तो समझ लो। ये क्या तरीका है? दुनिया के और मुल्क में किसी में आपने देखा हो तो हमको करेक्ट करिए कि वहां की बहुसंख्यक आबादी अपना धार्मिक कोई पर्व मनाए तो ऐसी लाठी गोली चलती है? देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि भारत में बहुसंख्यक आबादी को भी त्योहार मनाने की स्वतंत्रता और आजादी पूरी तरीके से होनी चाहिए। और आपसी सौहार्द की बैठकें भी थानों में होती हैं, दोनों वर्ग के लोग, संप्रदाय के लोग बैठते हैं, आपस में तय करते हैं, पुलिस के लोग उसमें शामिल रहते हैं, जहां कोई दिक्कत आती है उसको बताई जाती है। ये बहराइच की घटना, आप क्यों इस बात नहीं कहते कि जिला प्रशासन का फेल्योर है? आप ये बात क्यों नहीं स्वीकार करते? आपको भी कहना चाहिए इस बात को कि जिला प्रशासन का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है। दूसरी बात, मनीष जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? कौन से राजनीतिक विश्लेषक? इससे अच्छा था मनीष जी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हो जाते, आप प्रवक्ता हो जाते उसके। हम भी कह रहे बटोगे तो कटोगे, हम भी उसी बात को दोहरा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। जो पीडीए एकजुट हुआ है ये बटेगा तो नुकसान पीडीए का होगा, इसलिए पीडीए एकजुट रहेगा तो जो ताकतें हैं जो इनको बांटना चाहती हैं वो फिर शिकस्त खाएंगी। और जिस शिकस्त की उम्मीद नहीं थी उस शिकस्त पीडीए ने इनको दिया। आप मुख्यमंत्री के इस बयान का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बयान सही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक कीर्ति जी, कल जब मैंने बहराइच पर चर्चा की थी तो भी मैंने इस बात को उठाया था कि जिला का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल रद्दी साबित हुआ, किसी लायक नहीं साबित हुआ। मेरी जैसी अपनी शैली है उसे भी मैंने कहा था। आज सुबह भी मैंने बहराइच पर एक प्रसंग उठाया, तब भी मैंने यही बात कही, समझिए ना। इसलिए पहले देख समझ लिया करो फिर बोलो। ये दूसरी बात सुन लो, अब सुन लो। दूसरी बात कीर्तिनिधि ने कही कि बटोगे तो कटोगे, बहुत गलत बात हो गई। बोले क्यों? बोले ऐसी बात बोल दी दुनिया में कभी किसी। बाबा साहब अम्बेडकर लगातार, कीर्तिनिधि अभी मत चलाइए, रुक जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर लगातार कहते थे संगठित रहो,
अगर संगठित नहीं रहेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। बाबा साहब भी गलत थे। अभी कीर्ति निधि खुद कह रहे हैं कि पीडीए वालों बटोगे तो नुकसान में रहोगे। बोले हम कहेंगे तुम नहीं कहोगे, हम कहेंगे तो वो मंत्र हो जाएगा और तुम कहोगे तो गाली है। अरे कैसी बात करते हो भैया, नपना तो एक रखो यार। हर किसी को अधिकार है कहने का कि संगठित नहीं रहोगे तो नुकसान रहेगा, इसमें क्या गड़बड़ बात है? नहीं, मैं भी तो कह रहा हूं संगठित रहना चाहिए। तो बस जब आप बोल सकते हो तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल सकते? आप भी तो राजनीतिक दल हो, आप बोल रहे हो ना कि पीडीए एक रहो और सपा को वोट दो, ऐसा आप भी बोल रहे हैं, तो यही बात वो बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? इसलिए इसमें नपना एक रखो या तो फिर उतना बड़ा कलेजा रखो भाई। खैर नसीम खान, मैं वही बुनियादी सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि चाहे राम बारात निकले, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे पंडाल लगे, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे जुलूस हो, उसमें इतना भारी तनाव क्यों रहता है? पूरी मशीनरी झोंक देनी पड़े सिर्फ इसलिए कि बिना हिंसा के ये जुलूस निकल जाए, क्यों? अफगानिस्तान में तो निकाल नहीं रहे ना, पाकिस्तान में निकाल रहे, क्या समस्या है? और जिनको समस्या है वो लोग दुरुस्त क्यों नहीं होते? क्यों नहीं दुरुस्त होते भाई? नसीम खान साहब। अमिताभ जी, एक तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत जी और एक घोषित प्रवक्ता मनीष अग्रवाल जी, और आपके द्वारा भी कुछ ऐसी बातों को बताया जा रहा है, ऐसी चीजें कही जा रही हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों के मोहल्लों में या मुसलमानी जगहों पर या मुस्लिम आबादी में हिंदू भाई अपना जुलूस, अपना त्योहार नहीं मना सकते। ये धारणा बना के खड़ी की जा रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। अभी देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोग कांवड़ी यात्रा में गए, हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आए और अपने अपने मंदिरों में जाकर के शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाया। और इस कांवड़ यात्रा का 30% हिस्सा मुस्लिम आबादियों का, घने मुस्लिम गांवों का पड़ता है। और जब कांवड़ यात्रा वहां से निकली और कांवड़ यात्री वहां से निकल करके अपने गंतव्य, अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो रास्ते में यूट्यूब चैनलों ने जब कांवड़ यात्रियों से बात की तो सभी कांवड़ यात्रियों ने मुस्लिम गांवों में मुस्लिम लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की, तारीफ की और ये कहा कि उन मुस्लिमों ने हमारे पैर दबाए, दवाई दी, हमारा आवभगत की, हमारी सेवा की, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं था। जब चुनाव का मौका होता है, जहां ऐसी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, तो वहां कहीं ना कहीं सरकार पर्दे के पीछे से काम करती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, हमारे मनीष जो अग्रवाल है, घोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने इनके पीछे कोई तर्क नहीं दिया। लेकिन जब समाजवादी का प्रवक्ता और मैं अपनी बात रखता हूं, तो आप अपना 2-2, 3-3 मिनट का जो तर्क रखते हैं, तो बात रखते हैं, और हम जो बात कहना चाहते हैं उसको काटते हैं और एक अपना नैरेटिव। हम अपना तर्क देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तर्क करने तो आए हैं, पार्टी भी इतनी अच्छी नहीं है, तर्क ही करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इतनी अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात, मेरी बात काटो। भारतीय जनता पार्टी का जो आप उनका तर्क नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से मुसलमानों को और हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव का फायदा लेने के लिए करना चाह रहे हैं, ये सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, पुलिस फेल हुई है, योगी जी फेल हुए, और चुनाव को लेकर के मैं मानता हूं सलमान जिसके खिलाफ FIR हुई है, फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके जांच होकर के और जल्दी से जल्दी सुनवाई होकर के उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं एक तो कांग्रेस नेता होने के नाते और एक मुस्लिम नेता होने के नाते स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर मुस्लिम समाज के लोग इसमें दोषी है, उनके खिलाफ FIR हुई है, मैं फास्ट ट्रैक की भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुद्दे को ला करके योगी जी को उसका हल निकालना चाहिए। मृतक के पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है, जब चुनाव आता है, ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन में ठीक है, अभी रुकना होगा नसीम खान, अभी रुकना होगा। जो जस करी सो तस फल चाखा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, शठे शाठ्यम समाचरित। हाँ, जब संविधान भी नहीं बना था तो उससे पहले भारत के ऋषियों ने इस बात को कहा था कि शठे शाठ्यम समाचरित। नसीम भाई ने एक बात कही कि चुनाव होगा तो बवाल होगा धार्मिक यात्राओं पर, तो चुनाव हो तो धर्म कर्म बंद कर दें, हैं? चुनाव है, उधर से निकलोगे तो फिर बवाल होगा, क्या ये चाह रहे हो? चुनाव तो यहां 5 साल चलता है। मैंने बंगाल का एक उदाहरण रखा था, बंगाल में तो कोई चुनाव नहीं किसी किस्म का, वहां बवाल क्यों हुआ?
बिहार में भी चुनाव नहीं, वहां बवाल क्यों हो रहा है? इस बात का उत्तर तो देना होगा ना किसी को। अगर हम यही आपकी ही बात मान लेते कि चलिए चुनाव के कारण ही बवाल हो गया, तो वहां बवाल क्यों हुआ? और वहां तो सरकार भी सुपर डुपर सेकुलर है, ममता जी है। तब इसलिए मैं कहता हूं नपना एक रहे तो बेहतर रहे। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की कम्युनल वायलेंस, और पता नहीं अब तो गठबंधन है तो नसीम भाई को ऐसी बात ज्यादा जोरदारी से नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि 2013 में क्या हुआ था, कीर्ति दीदी को तो याद ही है, कबाल कांड से जो आग भड़की थी, 6 महीने तक पूरा पश्चिम जला था। तब क्या हुआ था? तब सरकार इनकी तो नहीं थी, प्रशांत की, तब तो कीर्ति दीदी की सरकार थी। ये ठीक है कि तब कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, और कीर्ति निधि जी कई कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा दिमाग पर छपी रहती हैं। सोनिया जी गई थी मुजफ्फरनगर दंगे पीड़ितों से मिलने। कीर्ति बाबू, ये मेरे कहे से ना मानिएगा, मेरे शो के बाद गूगल से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक। सोनिया जी केवल मुस्लिम कैंप में गईं। जो जाटों का, जो हिंदुओं का, पीड़ितों का कैंप था, वो लोग बुलाते गए, मिसेस गांधी नहीं गई। क्यों? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे राजनीति करेंगे? क्या दोनों के आंसू नहीं पोंछने चाहिए थे? दोनों के आंसू पोंछना गुनाह था क्या? मैं बार बार बहुत विनम्रता से वही प्रश्न उठा रहा हूं। कांवड़ यात्रा का जिक्र किया मेरे भाई ने। हाँ, कांवड़ यात्रा ठीक से गुजरी, लेकिन मेरी पीड़ा दूसरी है नसीम बाबू। मेरी पीड़ा यह है, एक कांवड़ यात्रा को कराने के लिए लाखों की संख्या में फोर्स लगानी पड़ी, क्या ड्रोन लगाने पड़े, सब जगह से अर्धसैनिक बल और पुलिस खींचकर एक जगह झोंकना पड़ा, बस किस लिए कि यात्रा सकुशल निपट जाए। क्यों? अगर कुछ खौफ नहीं था तो इतना अमला जमला क्यों लगा? फिर कुछ तो होगा ना। आप जो कह रहे हैं मैं उसका भी खंडन नहीं कर रहा कि कुछ मुस्लिम इलाकों में कांवड़ियों के पैर दबाए गए, हो सकता है दबाए गए हो, लेकिन इतना अमला क्यों लगा? अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ वज्र वाहन क्यों खड़े क्यों रहे? बात इतनी सरल नहीं है मित्र, इसको इस दृष्टि से देखिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, भारत तो रहेगा ना, और कांवड़ भी रहेगी, कुंभ भी रहेगा। प्रशांत पटेल जी, मेरा प्रश्न फिर वही कि भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं कि जब उस किसी देश की 80% की आबादी वाले धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए पुलिस और आर्मी लगानी पड़ती हो। किसी मुल्क में ऐसा नहीं। खुला मनाओ। क्या मैं थियोक्रेटिक स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, धर्म आधारित राज्यों की, लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूं। यही समस्या है। दिवाली मेला हो तो जितने लोग मेले में नहीं उससे ज्यादा पुलिस लगाओ, पंडाल हो तो जितने लोग पंडाल में नहीं आए उससे ज्यादा आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाओ, दिस लगाओ, दैट लगाओ। ये क्यों? अमिताभ जी देखिए, ये जो दंगाइयों का जो गिरोह है, एक पूरा गैंग बना के काम करता है। एक गैंग वो है जो ग्राउंड पे जाके पत्थरबाजी करता है, हमला करता है। दूसरा वो गिरोह है जो सोशल मीडिया पे सिलेक्टेड वीडियो डालेगा अपने पक्ष का। तीसरा कुछ पत्रकारों का गिरोह है कि जो एक एजेंडा के अंदर पत्रकारिता करेगा। चौथा जो है उसको व्हाइट वॉश करेगा टीवी पे आकर के, मीडिया पे, कि नहीं देखो जो दोषी है उसको कार्रवाई किया जाए, हम तो हिंदू मुस्लिम करते नहीं। भाई लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं है कि अभी ईद हुई, अप्रैल महीने में ईद थी, देश का चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में ईद बनी कि नहीं बनी? पूरे ईद के दिन पूरे देश के ईदगाहों में सारे मुसलमान जाके सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। उस समय भी चुनाव चल रहा था। अब मुझे बताइए कहीं ईद पे कहीं इस तरह फोर्स लगानी पड़ी हो, सीआरपीएफ लगानी पड़ी? उसमें तो लोकसभा चुनाव चल रहा था ना, अगर चुनाव का लॉजिक कर लें।
उस समय तो चुनाव चल रहा, पूरे देश में चल रहा था, कोई छोटा बाई इलेक्शन तो चल नहीं रहा था, उसमें क्यों कोई पत्थरबाजी नहीं होती? ईद उल मिलाद का मैंने बताया, अभी हुआ है कुछ दिन पहले, वहां भी जुलूस निकला। आप मुहर्रम में तलवार लेके, हथियार लेके, खून खराबा करते हुए पूरे देश की सड़कों पे आप जुलूस निकालते हैं। कभी कोई हिंदू करता है क्या? पत्थर मारता है क्या? कोई आपका रास्ता रोकता है क्या? फोर्स लगानी पड़ती है क्या? तो हिंदू त्योहार पे क्यों हमला होता है? उस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहता है, वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा या गला कट जाएगा। तो हिंदू त्योहार पे ही क्यों हिंदुओं पे मुसलमानों द्वारा हमला किया जा रहा है? और ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात अमिताभ जी वो कहते हैं जो दिन में 5 बार अपनी नमाज में कहते हैं कोट एंड कोट कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। ये ब्लेस्फेमी लाइन है। आर्टिकल 25 से दिन भर संविधान की बात करते हैं। आर्टिकल 25 हमारे देश के सभी नागरिकों को, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। मैं ये थोड़ा कहता हूं कि राम के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। कोई कृष्ण को मानने वाला, शिव को मानने वाला ये थोड़ा कहता है कि मैं शिव कृष्ण को मानने के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। आप ये कहते हैं कि हमारे के अलावा बाकी कोई पूजा जाने योग्य नहीं है, और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब और पिपीरी बजा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। आप जब नमाज करें दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगा के, तो क्या हिंदुओं के कान में नहीं पड़ती है? तब आप कहते हैं हमारी धर्म की स्वतंत्रता है। हिंदू अगर 2-4 दिन साल में अगर लाउड स्पीकर बचा देता है तो आपका कुफ्र हो जाता है, आपके कान में तो चली जाती है कुफ्र, क्योंकि आपकी मस्जिदों में बताया जाता है कि जो मूर्ति है ये शैतान है। आपको तो रिवाज है शैतान को पत्थर मारने का। आप क्या करते हैं जाके वहां पे जो अपनी पवित्र यात्रा में जाते हैं, शैतान को पत्थर ही तो मारते हैं ना, वो तो आपका रिचुअल है। पत्थर मारना आपने उसको इतना जनरलाइज कर दिया है, इतना कॉमन हो गया है कि वो अपराध आपको लगता ही नहीं है। आपको मस्जिद में बता दिया गया है कि भाई हिंदू ये तो मूर्ति है, काफिर है, कुफ्र है, ये शैतान है, शैतान को पत्थर मारो, उसकी हाथ पैर तोड़ दो, गर्दन तोड़ दो। इसलिए तो हर त्योहार पे, हर हिंदू के हर जुलूस पे तो पत्थर मारा जा रहा है। एक मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं कि गलत हो रहा है, पत्थरबाजी क्यों हो रही है। आप कानून व्यवस्था को दोष दे देंगे। वहां पे यहाँ भी चुनाव हो रहा है क्या? हैदराबाद में, बंगलौर में चुनाव हो रहा है क्या? बंगाल में चुनाव हो रहा है क्या? चुनाव का क्या लॉजिक है? अरे भाई आपने उस पे नहीं, कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं की तो कोई एहसान कर दिया? मतलब आप जब हमारी यात्रा पे पत्थरबाजी करोगे तभी लॉजिक मानोगे। आप 10 पत्थर यात्राओं पे आपने पत्थरबाजी की, हिंदुओं को मारा, एक पे नहीं किया तो उसको बताने आ गए। नसीम खान ने ये नहीं बताया कि जो मैं लाइन से गिना रहा हूं, दुर्गा पूजा, वाल्मीकि जयंती, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी और भी जितने त्योहार हिंदुओं के होते हैं, सब पे आप पत्थरबाजी कर रहे हो। लखनऊ और कुशीनगर में तो वहां जुलूस भी नहीं निकल रहा था, लाउड स्पीकर भी नहीं बज रहा था। 5-7 दिन की पहले घटना है। हिंदू अपने मोहल्ले में पंडाल लगाए हुए थे, पंडाल में घुस करके मुसलमानों ने तोड़ दिया। हैदराबाद में पंडाल में घुस कर तोड़ दिया। कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का ये जो अलतकिया बताया जा रहा है, ये अमिताभ जी सच्चाई, इस चीज को बोलना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। ठीक बात। कीर्ति दीदी, क्या भारत में पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस पिक एंड चूज इतना ज़्यादा करने लगे कि जैसे कहीं झगड़ा हो जाए, जैसे बहराइच हो जाए, तो वो कहेंगे नहीं जो पीड़ित है उसके प्रति मेरी सहानुभूति है, और फिर वो दूसरी बातें तुरंत ले जाएंगे ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। पॉलिटिकली करेक्ट जिसको हम लोग बोलते, करेक्ट नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। क्या ये सवाल नहीं उठाएंगे कि भाई हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? नहीं फेंके जाने चाहिए। पत्थर इकट्ठे क्यों किए जाते हैं? फल फ्रूट खाना आदमी इकट्ठा करे, समझ में आता है, छत पर पत्थर इकट्ठे करते हैं, लेकिन उसका उतने वोकल ढंग से क्रिटिसिज्म नहीं होता। कीर्ति जी, नहीं होता, बच के निकलो टाइप का। तो आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए विपक्षी दल को। आप ज्यादा समझदार हैं। नहीं समझदार तो आप ज्यादा हैं जी। नहीं, आप ज्यादा समझदार हैं। आप तो बता रहे, जो हम बात कर रहे हैं उसको आप तो बता रहे हैं, पॉलिटिकली रास्ता निकाल लेते हैं। हमको क्या करना चाहिए बात आप ही तय कर दीजिए। सब चीज तो आप तय कर रहे हैं, तो ये भी तय कर दीजिए कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा विपक्ष को क्या कहना चाहिए। मैंने प्रश्न उठाया कि आप सेलेक्टिव क्यों हैं। कह रहा है जो हुआ वो गलत हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या करना चाहिए विपक्ष को? क्या करना चाहिए बताइए। आप ही तय कर दिए, वो जो आप तय कर दो हम लोग का है बैठ करके आपके चैनल पे। नहीं, आप जो कहना चाहते वही कहिए। नहीं, जो आप कह दें, आप जो कह दें वो मैं कह दूं। आपको ज्यादा बेहतर पसंद आएगा वो बात। नहीं, मेरी पसंदगी का सवाल है, जनता को पसंद आना चाहिए भैया। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, जो किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो गलत कर रहे हैं हम लोग। तो जो आप बता दीजिए वो कहते हैं शायद हम लोगों की समझ कम, आपकी समझ ज्यादा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप जो कहेंगे वो शायद बेहतर बताएंगे हमको। आप ही लाइन तय कर दीजिए हमारी।
कि विपक्ष को क्या कहना चाहिए ऐसी घटनाओं पर? विपक्ष को सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए, जिला प्रशासन की प्रशंसा करनी, क्या करना चाहिए आप तय कर दिए, जो तय कर दिए वो हम कह दें। ठीक ठीक, आपने ये कहना ठीक ठीक है कीर्ति बाबू, ठीक रुक लूंगा। मनीष अग्रवाल, मेरा सवाल फिर वहीं की वहीं खड़ा है अभी भी। राम गोपाल मिश्रा मारा गया, उसके नाखून खींचे गए, उसके शरीर में 20 गोली उतारी गई, ये किसी ने अपने मुंह से ये शब्द बोले हैं क्या? बोले हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। कीर्ति बाबू पूछ रहे थे विपक्ष को क्या कहना चाहिए, आप ही तय कर दो। बोल तो दिया, जो पीड़ित है उसके साथ संवेदना है, अब इसके आगे क्या करें? कीर्ति बाबू नाराज हो रहे थे, वो कह रहे थे इतना बोल दिया, इतना कम है क्या? किसी ने यह बोला कि राम गोपाल मिश्रा मारा गया? किसी ने यह बोला कि उसके नाखून प्लास से खींचे गए? उसके पीछे कितनी बर्बरता रही होगी? एक गोली से भी आदमी मर जाता, 20 गोली क्यों उतारी गई उसकी देह में? कुछ नहीं बोला मनीष जी। कांग्रेस, सपा, किसी के, बीएसपी, किसी के बड़े नेता ने ऐसा बोला हो तो मुझे जरा बताइए, मेरा ज्ञानवर्धन करिए। अखिलेश यादव जी ने कुछ बोलने की कोशिश करी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने तो अभी इसको संज्ञान में भी नहीं लिया, उनके लिए संज्ञान में लेने की घटना नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अभी राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के प्रचार में गए थे, वहां उन्होंने कहा अभी यहाँ बाहरी लोगों की सरकार है, आप लोग हमें वोट दो तो आप लोगों की सरकार बनेगी। ये किस तरीके की मैसेज समाज को देना चाहते हैं? क्या वहां पे केंद्र का शासन था? ये बाहरी लोगों की सरकार है। इन्हीं मैसेज की वजह से, इन्हीं तुष्टीकरण की वजह से ये घटनाएं होती है। किसी अपराधी को गोली मारना एक अलग चीज है, अपराधी ने गोली मारी, ये बल उसे कैसे मिलता है कि वो उसके नाखून खींच रहा है, 20-20 गोलियां मार रहा है, इस तरीके से दुश्मनी और बेमनस निकाल रहा है। और दूसरे, जैसे ये बता रहे थे, कांवड़ यात्रा मुस्लिम इलाकों से होके गुजरी। मुस्लिम इलाके क्या होते हैं देश में? कोई इलाका मुस्लिम और हिंदुओं का नहीं होता, ये देश का इलाका है। आप भारत देश में रह रहे हैं। कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी, कांवड़ यात्रा मुस्लिम इलाकों और हिंदू इलाकों से नहीं गुजर रही थी। अगर इलाकों के हिसाब आप भी तो बोल रहे हैं मुस्लिम इलाकों से नहीं निकल सकती। हम कब कह रहे हैं ये इलाके सबके हिंदू के नहीं है, हम सबके इलाके हैं। ये इलाका संविधान में ये नहीं लिखा कि मुस्लिम इलाके, अगर आप देश को इलाकों में बांटोगे ना तो बहुसंख्यक हो गया, किसी को रहने की जगह नहीं मिलेगी देश में। भारतीय जनता पार्टी का इलाकों में मत बांटिए, देश की एकता और मुस्लिम इलाकों में नहीं जा सकते बना के रखिए। हम जब बोलते हैं कि जो मुसलमान जनसंख्या की आबादी के हैं उसमें हिंदू भाई आते हैं तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है, कोई किसी को दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव में क्या वहां की जनता ने आपको एक्सेप्ट करा? ये डिवाइसेस पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आपको देश को एक विचारधारा में ले जाना पड़ेगा। आपने 55 साल देश पे शासन करा है, इस तरीके से थोड़ी शासन करा है। अगर इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी देश की पुलिस का फेलियर ही था ना, क्या करा गया? पुलिस का फेलियर था, उस पर कार्रवाई करी गई, लेकिन उसको ये थोड़ी कहेंगे कि इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी। पुलिस का फेलियर है, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन आपको समाज में जोड़ने की बात करनी चाहिए कि हम सब कैसे एक मिलकर रहेंगे, सब चीज की बराबर से भर्ती करनी चाहिए। तोड़ने की बात आपके मुख्यमंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हम नहीं करते। तोड़ देंगे, बयान देंगे, काट देंगे, जम्मू कश्मीर में जाके उस पार्टी के साथ यमराज के पास पहुंचा देंगे, ये सारी बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति करती है। ये कांग्रेस नहीं करती, ना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस तो बिजली, पानी, सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात करती है, जिसकी बात टेलीविजन पे हो रही है। चुनाव इतना बड़ा सर पे है, बात कहाँ हो रही है? इसकी बात ही नहीं हो रही है। विनर भी कहा जाएगा ना, आप ये मत सोचिए ये डिसाइसिव मैंडेट था। एलओपी की तरह राहुल गांधी को बिहेव करना पड़ेगा। मनीष जी रुकना होगा, नसीम भाई रुकना होगा। एक आखिरी सवाल प्रशांत जी, मिल्कीपुर पर चुनाव होल्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, बाकी 9 पर वोट है, 13 तारीख को और 23 को परिणाम है। मुझे लगता है मिल्कीपुर सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस थी। होता है ना कि भाई सबसे ज्यादा कांटे का मामला कहाँ है, प्रतिष्ठापूर्ण चुनौती कहाँ है, तो वो करहल और कटहरी से भी बड़ी सीट मानी जा रही थी मिल्कीपुर, क्योंकि वो जिस उसमें पड़ती है पेरिफेरल में, वो अयोध्या के समीप है।
वहां बड़ी तैयारी, क्योंकि मिल्कीपुर मुख्यमंत्री जी की- भी वहां प्रभारी थे, खुद वो भी कर रहे थे, और सपा भी वहां कमर कस के तैयार थी, अवधेश बाबू भी लगे हुए थे। जी, मिल्कीपुर की भी जानकारी मिली है कि उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। केस चल रहा है। जो बाबा गोलकनाथ पिछली बार प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक थे, भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने इलेक्शन अवधेश प्रसाद को चैलेंज कर रखा है। अभी उनके वकील का मैंने ट्वीट देखा है कि कल शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी है, तो वो केस विड्रॉ कर लेंगे, चूंकि उसके बीच में डेट लगी नहीं होगी, कल बीच में लगी होगी लंबे समय बाद। तो उन्होंने बोला कि चूंकि ऑलरेडी उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी विधानसभा से, तो कल वो केस विड्रॉ कर लेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो हो सकता है कि अगर हाई कोर्ट कल ऑर्डर पास कर दे कि हाँ केस विड्रॉ हो गया है, तो अभी चुनाव आयोग के पास समय है, तो उसमें भी बीच में भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है, मिल्कीपुर में भी। ठीक, कीर्तिनिधि जी, मिल्कीपुर, अब देखिए ये जो प्रशांत जी ने जानकारी दी, इससे चीज़ें आगे चलेंगी, क्योंकि मिल्कीपुर नहीं है तो शुरुआत में जब चुनाव आयोग ने केवल 9 की लिस्ट जारी की तो कहा गया मिल्कीपुर क्यों रोक दिया गया, एक सस्पेंस क्रिएट हुआ। फिर चुनाव आयोग ने उस पर एक सफाई दे दी कि इसलिए रोक दिया गया कि मुकदमा चल रहा है, और अब तीसरी बात आ रही कि मुकदमा विड्रॉ हो जाएगा और मिल्कीपुर में फिर चुनाव होगा। क्या टिप्पणी भाई? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्होंने मुकदमा किया है हाईकोर्ट में, अगर वो कल विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जिसके खिलाफ मुकदमा था वो विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो कानूनी रूप से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मिल्कीपुर में चुनाव अगर इसके साथ होगा तब भी और बाद में होगा तब भी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के उपचुनाव में लड़ेंगे और पीडीए रणनीति के तहत चुनाव जीतने का काम करेंगे। 5-5 का हिस्सा 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारा और एनडीए का रहा, 5 पे हमारा कब्जा था, 5 पे उनका। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर आप विधानसभा वाइज देखेंगे तो हम 7 सीटों पे आ गए, बीजेपी निषाद पार्टी अपना दल 1-1 सीट पे आ गए, तो 70-30 का रेशियो, इसी 70 के रेशियो को इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना, इसी लक्ष्य के साथ विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी। नसीम खान, बाई इलेक्शन 10 सीटें, मिल्कीपुर भी मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड हो जाएगा बाई इलेक्शन में। 10 सीटें, 10 पर कांग्रेस लड़ रही है, 10 पर सपा लड़ रही है, ये एक सैद्धांतिक चीज ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अब तो वो समय आ गया, अब तो उसको ज्यादा टाला नहीं जा सकता, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। अमिताभ जी, ये बात तय करेगा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा और माननीय अखिलेश यादव जी, और जितनी भी सीटों पे समझौता होगा हमारा, दोनों के कार्यकर्ता मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे अजय राय जी ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है इस बात को कि हम 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जहां तक मैं मनीष जी की बात जरूर कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, घोषित प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा हरियाणा के अंदर आप फेल कर दे गए, आपकी जो डिवाइडेशन वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी डिवाइडेशन वाली पॉलिटिक्स फेल की गई थी, जिसमें आप 80 की दम भरते थे और आपको ला करके 30 के अंदर समेटने का काम किया। अयोध्या जैसी सीट हरवा दी, जहां पे लंबे समय बाद, 500 साल के इतिहास के बाद एक राम मंदिर बनाया गया वहां, उसके बावजूद भी वहां के हिंदू भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को ला करके जमीन पे पटकने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की जो बड़ी बड़ी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, उन सबको हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने मिल करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। तो ये कौन सा कामयाबी थी भारतीय जनता पार्टी की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जरूरी है बिजली, रोटी? ठीक है नसीम भाई, अभी रुक जाओ, वही उत्तर ले मनीष अग्रवाल, वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए, समय कम है। देखिए, मैं इसका उत्तर 2 लाइन में दे देता हूँ। जिस अयोध्या की जनता ने इन्हें चुनाव जिताया, जिसको ये कह रहे हैं मैं भी जनादेश का सम्मान करता हूँ, वहाँ के लिए इनके नेता, इनके एलओपी, भूतपूर्व अध्यक्ष का बयान है, वहाँ नाच गाना हो रहा था। आप बताइए कैसी परिभाषा दी जा रही है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहा जा रहा है। ये भी जनता को समझने का विषय है। इसके बाद जनता समझ के आगे भी चुनाव हो गए, निर्णय लेगी। जनादेश का सम्मान हम सबको करना चाहिए, लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग मुझे लगता है कतई अनुचित है। बाकी जनता खुद समझदार। ठीक, बड़ी विचित्र स्थिति होती है आंकड़ों की। कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं कि भाई 33 सीट का मतलब है जमीन पाताल में पहुंच गई, बीजेपी रसातल में भस्मीभूत हो गई। ये कांग्रेस कह रही है कि खत्म हो गई, 80 सीट का दम भरते थे। ये वो कांग्रेस है जिसने 1984 के बाद देश में 272 का आंकड़ा नहीं छुआ चिमटे से भी,
और उत्तर प्रदेश में कहाँ थी, अब मैं क्या कहूँ, खुद ही देख ही रहे थे। 1 सीट थी पिछली बार, इस बार 2 हो गई, 6 हो गई, क्योंकि सपा से अलायंस था। और समाजवादी पार्टी भी अपने अब तक के जीवन काल में 2 बार 30 के आंकड़े को पार कर पाई है, एक बार मुलायम सिंह जी के समय में और एक बार इस बार अखिलेश जी की लीडरशिप में। ठीक, इसलिए ये कहना कि 33 सीट खत्म है, बिल्कुल कुछ नहीं, फूक गया, ये बात हजम नहीं होती, ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। आप कह सकते हैं, लेकिन तर्क की कसौटी पर इसको नहीं मानेंगे, ठीक ना। समाजवादी पार्टी 2 चुनावों में 5-5 सीट जीती, तो क्या समाजवादी पार्टी खत्म हो गई? नहीं ना, वो तो 5 ही 5 जीते थे। मुलायम सिंह जी ने कहा था, उस बैठक में अखिलेश जी थे मीटिंग में, उन्होंने मीटिंग में कहा था कि हमको पार्लियामेंट में लोग कहते नेताजी अब ठीक रहा, एक ही कार में आ जाओ सब लोग, मुलायम सिंह यादव ने कहा था। उनकी तो 5 ही आई थी, फिर भी वो एक शक्ति है समाजवादी पार्टी। मायावती 1 भी सीट नहीं है, वो भी कह सकते हैं कि भाजपा खत्म हो गई। ये नहीं, बात बहराइच पर थी। LIU का फेल्योर है, जिला अधिकारी से लेके SDM सिटी मजिस्ट्रेट, ये जो एक विंग है प्रशासन की, उसका फेल्योर है, और पुलिस का फेल्योर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो इनकार करे वो समझ लीजिए फिर दिवा स्वप्न देख रहा है। गंभीर फेल्योर है। मैं एक पुलिस अधिकारी को सुन रहा था जो कह रही थी कि मुस्लिम एरिया में चला गया, तो मैंने तत्काल टिप्पणी की थी कि मुस्लिम एरिया क्या होता भाई, ये कौन मोहतरमा है जिनको इतना ही समझ है, ये बांटेगी मुस्लिम एरिया हिंदू एरिया। ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल इससे बड़ा है, एक SP नप जाए, एक कलेक्टर नप जाए, इतने बड़े देश में को बहुत बड़ी घटना नहीं मेरे लिए। नप जाना चाहिए, गलत काम करे, उपेक्षा का कर्तव्य की में प्रमाद है तो हटाइए, इनको सजा दीजिए, इतना बड़ा विषय नहीं। बड़ा विषय ये कि इतना जहर कहां से भरा है जहन में कि प्लास से नाखून खींच लो इस आदमी के, ये जहर कहां से भरा है। दरोगा हट जाएगा, SP भी हट जाएगा, DM भी हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, एक चिट्ठी निकलनी 4 लाइन टाइप होकर हट जाएगी। इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? कंठ सूख गया। आपको गोली मारनी थी, गोली मार देते, बात खत्म हो जाती। 20 गोली एक देह में, मुझे इंदिरा जी याद आ रही हैं, नसीम खान को याद नहीं आएंगी शायद, लेकिन मुझे तो आ रही हैं। उनकी दुबली पतली देह में कितनी गोलियां मारी गई थी, वो गोलियां ये बता रही थी कि उसके पीछे जहर कितना है। वो देह केवल मृत नहीं करना चाहते व्यक्ति को, उसके शरीर को छत विच्छत करना चाहते, वही बहराइच में हुआ। 5 फुट 5 इंच की देह में 20 छेद, और बोलने में कंठ कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, एक ऑडियो सुना दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि 22 साल का नौजवान राम गोपाल जिसके साथ ये पैशाचिक कृत्य हुआ, बर्बरता हुई, बता दीजिए बर्बरता। साहस है? नहीं, फिर क्यों नहीं बोलना चाहते? ऐसे ही दूसरी घटनाएं जहां घट जाए वहां तो आप पूरा सिजरा छाप देते हो, पूरा सिजरा छापते हो, आदमी का नाम भी बताते हो, धर्म भी बताते हो, उम्र भी बताते हो, कैसे मरा वो भी बताते हो, पूरी डिटेलिंग होती है। यहां कहा जा रहा है पीड़ित के साथ हमारी संवेदना है। एक सवाल उठा था कि गाना क्यों बज रहा था और गाना कौन सा बज रहा था। गाना गलत बज रहा है तो किसी आदमी को घर में खींच के 20 गोली मार देंगे। वो वीडियो क्यों डाला गया? क्या किसको संतुष्ट करने के लिए वीडियो डाला गया? उसको क्यों प्रमोट किया गया? पॉलिटिकल लोगों को इससे हटना चाहिए, बाकी ट्रोलर करे समझ में आता है। समाजवादी पार्टी को इसमें क्या आवश्यकता पड़ी थी बीच में कूदने की? नहीं कूदना चाहिए था। किसको आप कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हो भाई? ये बहराइच वो इलाका है
जहां सालार गाजी मार दिया गया था महाराजा सुहेल देव ने। कौन था सालार गाजी? सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का सबसे प्रमुख औजार था, सबसे प्रमुख, मोहम्मद गजनी का भांजा। सालार गाजी को हीरो मानकर चलेंगे क्या? नहीं, हम लोग सुहेल देव को हीरो मानने वाले लोग हैं। हम सालार गाजी को नहीं मान सकते हीरो। बात अच्छी लगे तो और खराब लगे तो। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव आएंगे जाएंगे, बहराइच के सवाल बड़े हैं और देश के पटल पर रख के देख लीजिए। बोले वो फला त्योहार ठीक से निपट गया, अगर नसीम भाई ने कहा। अरे मेरे लिए तो शर्मिंदगी इस बात की है कि हमको 1 लाख फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है त्योहार में। शांति से त्योहार नहीं निपटने देंगे क्या? ये खतरा क्यों है शासन के मन में, प्रशासन के मन में, त्योहार मनाने वाले के मन में? क्यों? किसी के रहमो करम पर त्योहार मनेगा? किसी की कृपा पर त्योहार मनेगा? भारत में यह तरीका स्वीकार नहीं हो सकता ना। अब इसको भाईचारे का नाम दें। ये तो मामला केवल चारे का है। भाई कहां है? भाई कहां है? गंगा जमुना नाम दिया जाता है। 20 गोली एक देह में उतारने के बाद गंगा जमुना बचती है क्या? बचती है? प्लास से नाखून खींच लो। हमने तो चंबल के डकैतों में भी ऐसा नहीं सुना, सिर काट देते, बात समझ में आती। कनपट्टी पर गोली मार देते हाथ बांधकर, बात समझ में आती। निर्भया कांड जब इस देश में हुआ, प्रसंग अलग है, लेकिन यहां उदाहरण, जब निर्भया कांड हुआ तो भी मैंने यही कहा था, ये बलात्कार नहीं है, इस संपूर्ण स्त्री समाज पर तेजाब जैसी चीज फेंक दी गई है। वो है उनका वहशीपन खतरनाक है। उसके बाद देश में कानूनों में परिवर्तन हुआ। वैसे मैं आज बहराइच पर कह रहा हूं, एक की मृत्यु का मसला नहीं है, एक के कत्ल का भी मसला नहीं है। कानून में दफा 302 ही लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये दफा 302 से कई गुना आगे की बात है। मानसिकता सोचिए, मानसिकता क्या रही होगी? बोले गाना कैसे बजा दिया, झंडा कैसे हटा दिया। मैं उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता कि इसका वीडियो कि उसका वीडियो, चाहे गाना बज रहा हो कोई, चाहे झंडा फहराए कोई, तो आप प्लास से नाखून खींच लेंगे। ये शक्ति कहां से आती है? ये पैशाचिक शक्ति कहां से आती है? ये बर्बरता कहां से आती है? सालार गाजी को आइकॉन मानने वालों के लिए सद्भाव बहुत मुश्किल चीज है। बहराइच में वही सद्भाव से रहेगा जो सुहेल देव को नायक मानेगा। मुश्किल यहां यह भी है, हमारे आइकॉन कौन लोग हैं? वो लोग जो भारत की छाती पर हमला करने आए, भारत के मंदिरों को तोड़ने आए, वो हमारे आइकॉन है। महाराष्ट्र में लड़ाई हो गई थी औरंगजेब को लेके, औरंगजेब का पोस्टर लेके लोग आ गए थे। औरंगजेब के साथ अपना सजरा जोड़ेंगे, गाजी के साथ अपना सजरा जोड़ेंगे, अपनी वंशावली वहां से जोड़ी जाएगी क्या भारत में? इसी के कारण एक छोटे से त्योहार के लिए ट्रक भर पुलिस लगानी पड़ती है। क्या 6 कंपनी पीएसी और सीआरपीएफ और पीपीएफ और टीपीएफ। मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होती है, देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम 75 साल से भाईचारा भाईचारा, गंगा जमुना, ए मालिक तेरे बंदे हम गा रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और उसके बाद एक हनुमान जयंती नहीं निकाल पा रहे ठीक से। एक प्रतिमा विसर्जन पर हमको पुलिस लगानी पड़ रही, उसके बावजूद ये स्थिति हो जाए। कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, ओपन हार्ट सर्जरी होनी चाहिए। ओपन हार्ट सर्जरी, मेगा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए।
इस तेजाब का वमन होना चाहिए, इस तेजाब का विरेचन होना चाहिए। ये तेजाब भारत के मन में, पेट में नहीं रहना चाहिए कि जिसको पकड़ लो उसके प्लास से नाखून खींच लो और फिर 20 गोली उतार दो। ये तेजाब भारत के जिनके भी मन में है उसका शमन होना चाहिए, उसका दमन होना चाहिए। धन्यवाद।